मुर्दा घर। मुर्दा घर की नौकरी। आज ये कहानी का शीर्षक है। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम प्रकाश चंद्र है। प्रकाश चंद्र एक सिक्योरिटी गार्ड थे और एक हॉस्पिटल के नाइट ड्यूटी में गार्ड की नौकरी करते थे। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश चंद्र है। मैं 1 साल से एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था। मेरी उम्र लगभग 27-28 साल की रही होगी। मैं शादीशुदा था और मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ के साथ उसी शहर में रहता था जहाँ मैं नौकरी कर रहा था। बात आज से करीब 16-17 साल पुरानी है। वो सिक्योरिटी की जो नौकरी थी मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। मतलब हमारी ड्यूटी हॉस्पिटल के अंदर में थी। हमारी सिक्योरिटी कंपनी के लगभग 15-20 गार्ड काम करते थे। रात के पाली और दिन के पाली अलग अलग गार्ड थे। अब हम जो उस कंपनी में नौकरी कर रहे थे करीब 1 साल हमारा हो चुका था। लेकिन अब जो हमारा इंचार्ज आया था वो बड़ा ही खड़ूस किस्म का व्यक्ति था। बात बात पर गार्डों को धमका देना, बदतमीज से बोलना। उसका जो मेन इरादा हमें लग रहा था कि जितने पुराने गार्ड हैं और जो अच्छे गार्ड हैं उनको निकालना। क्योंकि कुछ गार्डों को, पुराने गार्डों को निकाल चुका था और उनकी जगह पर अपने जो खास लड़के थे, जो किसी रिश्तेदार के थे या किसी जानने वाले के थे, उनकी भर्ती कर लिया था। अब हम लोग जो पुराने गार्ड थे अब समस्या में आ चुके थे कि कभी भी हमारे साथ में भी ऐसा कर सकता है। अब मेरे जो एक साथी थे पांडे जी, वो मेरे प्रिय मित्र थे और हमारी दोस्ती इसी कंपनी में हुई थी सिक्योरिटी की नौकरी करते हुए। और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। हम अपनी दिल की बात एक दूसरे से शेयर करते थे। अब पांडे जी भी समझ चुके थे कि अब यहाँ नौकरी करना मुश्किल होगा। हम नौकरी की तलाश करने लगे थे, पांडे जी और मैं। लेकिन हालात ऐसा था कि कहीं पर भी फिलहाल कोई नौकरी खाली नहीं दिख रही थी। हर कोई मना कर रहा था कि भाई अभी जगह खाली नहीं है, जगह खाली होगा तो ज़रूर बताएंगे। अब तो मैं थोड़ा अजीब परिस्थिति में फंसा हुआ था क्योंकि मेरा परिवार भी यहीं था, मेरी माँ भी यहीं थी, किराए का मकान था। अगर ये नौकरी हाथ से चली गई तो मैं तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट में फंस जाऊंगा। मुझे तो कुछ सोच ही नहीं रहा था कि करे तो क्या करे। लेकिन पांडे जी थे, वो हमारे साथ हमेशा थे। वो कहते थे, अरे प्रकाश, तू ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, भगवान कभी किसी को बुरा नहीं करता है, भगवान अच्छा ही करता है। तो खामखा अपने शरीर को जला रहा है, क्यों इतना चिंता कर रहा है, जो होनी है वो हो के रहेगी। अब मैं पांडे जी की बात से सहमत था। आखिर हम लोग कर क्या सकते थे। लेकिन वो जो इंचार्ज था, अब हमारी नाइट ड्यूटी आ रही थी, दिन से रात में आ चुकी थी। और नाइट में जो इंचार्ज था वो भी वैसा ही था। ये कि शायद दिन वाला इंचार्ज नाइट वाले को बता रखा था कि पुराने गार्डों को निकालना है
और ये भी हमारे साथ में सख्ती करने लगा था। अब हम समझ गए थे कि चलो रात में आके सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कहाँ। ये तो हमारी ड्यूटी अलग अलग जगह पर लगा रहा था। जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी थी, मेन गेट पर, जहाँ हमेशा खड़ा रहना पड़ता था। कभी डॉक्टरों के केबिन के आगे, जहाँ पर हमेशा खड़ा रहना पड़ता था। कहा जाए तो हमें परेशान ही कर रहा था। मैं अपने दिल की बात पांडे जी से बोल रहा था कि पांडे जी, अब हम लोग क्या करें। पांडे जी कहने लगे, प्रकाश, सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ और टाइम आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो अब लगा रहा, जैसा इंचार्ज कर रहा वैसे ही तू काम को करता रहा। अब रात के पाली में भी 3 लड़के को इंचार्ज ने निकाल दिया था, कोई न कोई बहाना दे करके। अब जैसे ही लड़के निकले, अब सही मायने में मैं भी डर चुका था कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। और फिर इंचार्ज मुझे तलब भी कर लिया। इंचार्ज के सामने जाकर के मैं समझ गया था कि आज मेरी नौकरी जाने वाली है, लेकिन मैंने कोई ऐसी गलती नहीं किया था जिसकी वजह से मुझे इंचार्ज निकाल सके। मैं जैसे ही उसके सामने जाके खड़ा हुआ और वो कहने लगा, प्रकाश चंद्र, तुम्हारी ड्यूटी मैं मुर्दा घर के पास में लगा रहा हूँ। अब जैसे ही मुर्दा घर के मैं नाम सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल से अलग एक एरिया बना हुआ था और वहाँ तो दिन के टाइम जाते भी डर लगता था, और रात में भला मैं कैसे वहाँ पर ड्यूटी करूँगा। मैं एकदम डर चुका था और वो मेरे डर को पहचान चुका था इंचार्ज। मैं देख रहा था उसके चेहरे पर मुस्कान भरा हुआ था। मैं समझ गया कि अब मुझे ये नौकरी से निकाल के ही रहेगा। और कहने लगा कि प्रकाश चंद, अभी से तुम्हारी ड्यूटी मैं मुर्दा घर के पास में लगा रहा हूँ, और ये चाबी लो और गेट पर जा कर के बैठ जाओ। सारी रात की ड्यूटी तुम्हारी वहीं रहेगी। मैं अब इंचार्ज के आगे हाथ जोड़ खड़ा था और कहने लगा कि सर, वहाँ तो हमारी कोई सिक्योरिटी का पोस्ट ही नहीं है। वहाँ तो पेट्रोलिंग वाले आते जाते कभी राउंड मार लेते हैं। हमारी पोस्ट तो यहाँ वहाँ पर है ही नहीं। मैं तो 1 साल से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, आप तो नया पोस्ट बना रहे हैं वहाँ पर। मेरी बात सुनकर के वो भड़क गया। वो कहने लगा, इंचार्ज मैं हूँ या तुम हो? मैंने बोला, सर आप ही हो। तो हंसते हुए कहने लगा, तो तब तो कहना मानना पड़ेगा ना। मैं जहाँ चाहूँगा तुम्हें पोस्ट पर लगा सकता हूँ, नया पोस्ट बना सकता हूँ। जाओ, ये चाबी पकड़ो और निकल जाओ। अब मैं समझ गया था कि अब तो मेरी नौकरी गई, क्योंकि मैं उस जगह पर तो रुक ही नहीं पाऊँगा। ये मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था, और वो जगह ऐसी थी भी। मैं कई लोगों के मुंह से सुना था कि वहाँ दिन में भी कोई ना कोई भूत प्रेत दिखाई देता है। अब तो रात की बात थी, पता नहीं मेरे साथ में क्या हो। मैं चाबी ले लिया। अब समझ गया था कि अब मेरे साथ में क्या होने वाला है, लेकिन नौकरी का मामला था। हमारे साथ में मेरी फैमिली का जो रहना खाना सब कुछ इसी नौकरी से हो रही थी। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरे कारण से किसी पर विपदा आए, खाने पीने का मोहताज हम लोग हो जाएं, रहने के लिए मोहताज हो जाएं, कि कहीं हम लोग को गांव वापस लौट के जाना ना पड़े। और यही डर मुझे सता रहा था। मैं चाबी उठा करके अब मैं उस तरफ चल दिया था। मेरे जो दिल था धड़कन बढ़ा हुआ था, और जैसे ही मैं कॉरिडोर पार करने लगा तो उधर से मेरे प्रिय मित्र पांडे जी आते हुए दिखाई दिए। वो पेट्रोलिंग ड्यूटी में थे। अब मेरी हालत देख करके पांडे जी रुक गए, कहने लगे, प्रकाश क्या हुआ तुम्हारे साथ में? इतना तुम डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? मैं सारी हालात पांडे जी के आगे बताया। पांडे जी मेरी बात को सुनते रहे और इंचार्ज को कोसते रहे। वो कहने लगे कि प्रकाश,
कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा सब्र रखो और जैसा कह रहा है इंचार्ज, कर लो, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन पांडे जी क्या करने वाले थे, क्या कर रहे थे, मुझे कुछ उन्होंने बताया नहीं, लेकिन सब्र जरूर दे रहे थे। आप फिर कहने लगे कि ये काम करो, अपनी ड्यूटी पर पहुंचो, मैं करीब 1 घंटे के बाद में तुम्हारे पास आता हूँ अपनी राउंड में। पांडे जी दिलासा दे करके आगे की तरफ बढ़ गए थे। मैं उस मुर्दा घर के पास जा कर के जो जाली वाला गेट था उसको खोल दिया और गेट खोल करके अंदर जा कर के मैं कुर्सी पर बैठ गया जो दरवाजे के पास ही रखा हुआ था। मुर्दा घर तो खैर बंद था और उसकी चाबी तो शायद ऑफिस में रही होगी, क्योंकि उसकी चाबी हमारे छल्ले में नहीं था और उसमें तो मोटी मोटी चाबी लगती थी वो दरवाजे खोलने के लिए। लेकिन मैं अकेले उस जगह पर था और बेहद डरा हुआ था। बस एक ही सहारा था हमारा, वो पांडे जी। पांडे जी बोल के गए थे कि तुम डरो मत, मैं 1 घंटे के अंदर में आ रहा हूँ और फिर तुमसे बात करता हूँ। लेकिन 1 घंटे के अंदर में तो सब कुछ सही था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ज़रा भी कोई चीज़ का आहट होता तो मेरा दिल धड़कने लगता तेज़ी से, जैसे सामने में भूत खड़ा हो या भूतनी खड़ी हो। डर ऐसा चीज़ होता ही है। और वो भी जगह मुर्दा घर, जहाँ पर दिन में भी अच्छे अच्छे को यहाँ आने में हालत ख़राब हो जाती है। ये तो रात की बात थी, अभी रात के 10 ही बजे थे। मैं भगवान का नाम ले रहा था कि प्रभु हमारी रक्षा करो। करीब अब 1 घंटे के बाद में पांडे जी आते हुए दिखाई दिए। उनकी जूतों की आवाज़ कॉरिडोर में सुनाई पड़ रही थी। मुझे उनके चलने का तरीके पर आइडिया लग चुका था कि ये चाल पांडे जी का ही है। पांडे जी जब गैलरी के अंदर आए तब मैं देखना शुरू किया और वास्तव में वही थे। उनको देखकर मेरा हिम्मत थोड़ा बढ़ा। अब पांडे जी आए हमारे पास में और एक कुर्सी खींच करके बैठ गए। कहने लगे, प्रकाश डर गया क्या? अरे कुछ नहीं होता भाई, ये ऐसी सब भूत प्रेत का डरावना चीज़ होता है, लोग डरा देते हैं, ऐसे डरने वाली बात नहीं है। जब तक तुम उनके नज़दीक नहीं जाओगे, उनको छेड़ोगे नहीं, भूत प्रेत तुम्हारे नज़दीक नहीं आएंगे। वो मुझे कई तरह की बातें बता रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मैं एकदम बेहद डरा हुआ था कि पांडे जी अब मैं क्या करूं, मैं यही उनसे बोल रहा था। अब पांडे जी अपने थैले में से एक माला निकाल कर दिया। बोले, प्रकाश इसको तो अपने गले में डाल ले, भगवान तेरी रक्षा करेगा। ये जो माला मैं तेरे को दिया हूँ ना, ये पवित्र माला है। इस माला को धारण कर लेगा ना तो तेरे आसपास में कोई निगेटिव ऊर्जा, और कहा जाए तो कोई भूत प्रेत नाम की चीज़ तेरे पास फटकेगा भी नहीं। मैं वो माला देखने लगा हाथ में लेकर के, और पांडे जी मेरी तरफ देख रहे थे। वो फिर कहने लगे कि तू देख मत इसको, पवित्र माला है, इसको अपने गले में धारण कर ले। फिर मैंने वही किया। पांडे जी कुछ देर तो बैठे रहे, क्योंकि उनकी पेट्रोलिंग ड्यूटी थी, उनको तो कई जगह पर राउंड लेना था। और वो कह कर उठ गए कि देख, मैं 1-2 घंटे में फिर राउंड मारूंगा और तुम्हारे पास में आऊँगा, और तुम डरना मत। अब पांडे जी चले गए थे। माला मेरे गले के अंदर था, पहन रखा था, धारण कर लिया था, लेकिन डर तो डर ही था। मैंने आज तक ऐसी जगह पर कभी ड्यूटी नहीं किया था, और ऐसी जगह पर मैं ड्यूटी करने का सोच भी नहीं सकता था जो इतनी खतरनाक और भूतिया जगह हो। अब करीब 11 बज चुका था। अब बिल्कुल इस जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ था, बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। कहा जाए तो हर तरफ बिल्कुल शांति फैली हुई थी। मैं कुर्सी पर बैठा, मैं बाहर की तरफ
गैलरी की तरफ देख रहा था। है कि मेरी निगाहें उस गेट पर बिल्कुल रुक नहीं पाती थी, जो मुर्दाघर का गेट था। उस तरफ देखते ही मुझे डर महसूस होने लगता था। अब मुझे लगता कि उसमें अभी गेट खुलेगा और अंदर से कोई आत्मा या भूत प्रेत निकल के मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए मैं उस तरफ देख नहीं रहा था। मेरी बस निगाह 12 बज चुका था। अभी तक सब कुछ शांत था। कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दी। मैं भी समझ लिया कि शायद लोग बाग ऐसे ही बोलते होंगे, भूत प्रेत होता नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी आज तक किसी भूत प्रेत को देखा नहीं था। बस लोगों को कहते सुना था कि हमने फलानी जगह पर भूत देखा, मेरे भूत सामने आ गया था। भूत की कई कहानियाँ मैंने सुन रखी थी। जब 12 बज गया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन डर मेरे अंदर में अभी भरा हुआ था। शांत जगह थी, जरा भी हलचल कोई भी नहीं थी। मैं कुर्सी पर बैठा और पांडे जी का आने का इंतजार कर रहा था। शायद पांडे जी थोड़ी देर में आ जाएंगे, मुझे यही उम्मीद थी। तभी जो वो गेट था मुर्दा घर वाला, जैसे लगा कि उसके अंदर में कोई चल रहा हो। भारी आवाज जूतों की सुनाई पड़ने लगी, जैसे उसके अंदर कोई दौड़ रहा हो, घूम रहा हो। और वो आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं जब उस तरफ देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। लेकिन उसके अंदर से ये आवाज़ आ रही थी, जैसे अंदर कोई चल रहा हो, दौड़ रहा हो। और उसके जूतों की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट मुझे सुनाई दे रही थी। मैं अब सही मायने में उठ करके खड़ा हो गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से भाग लूँगा, नौकरी जाने दूँगा। नौकरी गई तो भाड़ में गई, जान है तो जहान है, मैं यही सोच दिया था। और मेरा निगाह अब उसी गेट के ऊपर में लगी हुई थी, जिसके अंदर ये हलचल हो रही थी, वो जो मुर्दा घर का दरवाज़ा था। मैं बिल्कुल खड़ा था और एक एक चीज़ को भांप रहा था कि आवाज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अब फिर जो मैंने गेट खोल रखा था, जिसका चाबी मेरे पास में था, बाहर का जाली वाला गेट, वो जाली वाला गेट एक झटके से अपने आप बंद हो गया, धड़ाम से। और जैसे ही गेट बंद हुआ, मेरी तो सांस रुक गई। मैं गेट की तरफ भागा कि मैं इसको खोल लूं, लेकिन वो गेट तो खुल ही नहीं रहा था। लेकिन एक चीज था कि उसके आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था, गैलरी, कॉरिडोर, सब कुछ नजर आ रहा था। और लेकिन वो गेट कैसे बंद हो गया, किसने बंद किया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अब तो मेरी हालत और खराब हो गई थी। मैं अब पांडे जी चिल्लाने लगा था गैलरी में, लेकिन पांडे जी तो वहाँ पर थे नहीं। शायद वो कहीं कोई और जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। अब मैं चिल्लाता जा रहा था और वो गेट खोलने की कोशिश कर रहा था कि गेट खुल जाए, लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति थी जो उस गेट को रोक के रखी थी, खुलने नहीं दे रही थी। और जैसे ही निगाह मेरा फिर पीछे की तरफ मुड़ा, मुर्दा घर के गेट के पास में, मैंने एक लंबी सी काली आकृति देखी, जो धुएं की तरह उसका शरीर दिख रहा था। उसके आर पार में देख रहा था। वो आकृति अब मेरी तरफ में बढ़ती हुई आ रही थी। हाँ, उसकी जो आंख थी वो बराबर मुझे चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसके सर के बाल भी धुएं का तरह लहरा रहे थे। और वो आकृति हमारी तरफ अब बढ़ती हुई नज़दीक पर नज़दीक चलती जा रही थी। और जितनी नज़दीक आ रही थी, वैसे ही मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं पांडे जी चिल्लाता जा रहा था, पांडे जी जल्दी आओ, पांडे जी जल्दी आओ। लेकिन पांडे जी तो ना जाने कहाँ थे। और वो आकृति रुकी नहीं, सीधा मेरे पास में अब पहुंच गई थी, बिल्कुल मेरे आमने सामने खड़ा होकर के। अब मुझे तो लगा कि मैं अपना होश खो दूंगा।
लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति थी कि मुझे रोक के रखी थी, मुझे बेहोश होने नहीं दे रही थी। मैं अपने पैरों पर अभी तक खड़ा था। अब फिर वो काले आकृति जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और लंबाई काफ़ी, हाथ भी उसी हिसाब से लंबे थे, और वो अपना एक हाथ हमारी तरफ, गले की तरफ बढ़ा दिया। वो मैं देखकर से समझ गया कि वो मेरा गला दबा करके मारना चाहता है या फिर कुछ और करना चाहता है। और जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया, मैं समझ गया कि मेरे जीवन का अंत होने वाला है। मैं पांडे जी चिल्ला रहा था कि पांडे जी जल्दी आओ, मेरी जान को बचाओ। लेकिन उस गलियारे में मेरी आवाज़ गूंज के रह जाती थी। पांडे जी का कहीं अता पता भी नहीं था। और तब तक तो वो धुंधली आकृति मेरी गले को टच कर ही दिया। और जैसे ही टच किया, मैं दूर जा कर के गिरा, और वो भी दूर जा कर के जैसे लगा कि किसी ने उसको झटका दिया है। मैं भी दूर और वो काली आकृति भी दूर जाकर गिरी थी। मैं दीवार से टकराया था, लेकिन शुक्र था कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। और वो आकृति अब जल्दी से उठ करके खड़ा हो गई थी। अपनी लाल लाल बड़ी आंखों से मेरी तरफ घूरती जा रही थी। उसका गुस्सा मुझे लग रहा था उसकी आंखों से, क्योंकि उसकी आंखें अब फैलती हुई जा रही थी, मोटी मोटी दिखाई देने रही। उसकी आंखों का ये रंग देख करके मैं और डर चुका था। अब मैं जोर जोर से, पांडे जी कहाँ हो, पांडे जी कहाँ हो, जल्दी आओ पांडे जी, मुझे मेरी जान बचाओ। मेरी आवाज़ दूर दूर तक जा रही होगी, और शायद वहाँ पर कोई सुनने वाला मेरी आवाज़ को नहीं था। अगर कोई होता तो ज़रूर यहाँ तक आ जाता। मैं अब समझ गया कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। लेकिन वो आकृति अब मेरी तरफ नहीं बढ़ रही थी। वो मेरे आसपास मंडरा रही थी, इधर से उधर, इधर से उधर। हाँ, मेरे शरीर के आसपास बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब उसका जो गुस्सा था मुझे दिखाई दे रहा था। वो जल्दी जल्दी कभी इस साइड कभी उस साइड पैर पटकता हुआ गुस्से में वो चल रहा था। अब मुझे लग रहा था कि बस अब मेरा काम तमाम कर देगा, मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। मैं लगातार अपने प्रिय मित्र पांडे जी को आवाज़ लगा रहा था, और तभी मुझे दूर से आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ प्रकाश चंद, क्यों इतना शोर मचा रखे हो, क्या तुम्हें भूत ने पकड़ लिया? वो आवाज़ पांडे जी की थी, और वो दौड़ते हुए मेरी तरफ में आ रहे थे। और जैसे ही वो गेट के पास में पहुँचे, वो आकृति दीवार पर जाकर के चिपक गई थी। और पांडे जी भी ने उस आकृति को देखा। पांडे जी देख करके थोड़ी देर के लिए जैसे मूर्ति की तरह बन गए थे। उनके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो भी शायद डर चुके थे। और कुछ ही देर के बाद में जैसे होश में आए हो, और वो कहने लगे, अरे प्रकाश, गेट खोल, गेट खोल। अब मैं गेट को खोलने लगा, लेकिन गेट अभी भी जैसे जाम हुआ पड़ा था, खुल नहीं रहा था। अब उधर से बाहर से हमारे पांडे जी जोर लगा रहे थे, अंदर से मैं खींच रहा था, लेकिन अभी भी गेट जैसे किसी ने रोक रखा था, वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। और वो जो आकृति थी अभी भी दीवार पर एक परछाई की तरह मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब इतना शोर शराबा जो हम लोगों ने किया, शायद और कोई स्टाफ ने ये सारी आवाज़ हमारी सुन लिया था। अब फिर 2 गार्ड और वो इंचार्ज, शायद वो भी राउंड पर था, और उसको भी शोर सुनाई पड़ा होगा, वो हमारी तरफ आ गया। और जैसे ही हमारी तरफ आ करके हमारी हालात देखा, उसको भी पसीने निकल गए थे। लेकिन उसी वक्त में वो परछाई दीवार से जैसे गायब हो गई हो, और गेट अपने आप खुल गया। मैं जल्दी से बाहर निकला। मैं उस जगह पर 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था।
सीधा भागते हुए मैं मेन गेट के पास पहुंचा और वहाँ पर थोड़ा लोग भी थे, हमारे जवान भी थे और उनके बीच जाकर के लंबी लंबी सांसें लेने लगा। और जो वहाँ के गार्ड थे हमारे पास आके सब जानते थे, वो कहने लगे कि प्रकाश भाई क्या हुआ आपके साथ में, क्या किसी से झगड़ा हुआ है? अब मैं क्या बताऊं उनको कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। और तभी पीछे से वो इंचार्ज, दो गार्ड और हमारे पांडे जी वो पहुंच चुके थे और वो इंचार्ज मेरी तरफ बोलने लगा कि प्रकाश आप मेरे ऑफिस में आओ, यहाँ कुछ मत बोलना किसी से भी, आओ जल्दी आओ। इसके बाद पांडे जी और मैं सीधा उसके ऑफिस में पहुंचे थे। अब वो जो इंचार्ज था अब बड़े प्यार से बोल रहा था और हमें कहा कि कुर्सी पर आप लोग बैठो, आराम से पानी पियो। अब पांडे जी मेरी तरफ देख रहे थे, मैं पांडे जी की तरफ देख रहा था। मेरी अब हिम्मत टूट गई थी। अब मैं समझ गया था कि शायद मेरी नौकरी भी अब नहीं बचेगी। मैं अपने मन में यही सोच रहा था और तभी इंचार्ज कहने लगा कि भाई मेरे से बहुत बड़ा गलती हुई, मुझे आपको उस जगह पर भेजना नहीं चाहिए था, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। अब उसकी बात सुनकर के पांडे जी और मैं उसकी शक्ल की तरफ देखने लगे थे कि अचानक इसको क्या हो गया। ये तो खड़ूस बंदा था, ये तो हमारी नौकरी लेने पर लगा हुआ था, तभी तो ये मेरी ड्यूटी उस जगह पर लगाया था। लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अब बदल गया था। वो कहने लगा कि भाई मेरे से बहुत बड़ा गलती हुआ, मैं नहीं जानता था कि वहाँ पर भूत प्रेत भी होते हैं, मैं तो इन चीज़ों को मानता नहीं था, मैं तो तुम्हें डराने के लिए वहाँ पर भेजा था कि तुम डर जाओगे और नौकरी से भाग जाओगे। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर वाकई में भूत प्रेत होते हैं। अब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ भाई, आप मुझे माफ़ कर दो। अब पांडे जी भी मुझसे कहने लगे प्रकाश जाने दे, अब साहब से भी गलती हो गई है, भूल जा इन बातों को, अब पहले की तरह हम लोग काम करेंगे। और वो इंचार्ज भी कहने लगा कि अब प्रकाश तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी नौकरी नहीं खाऊंगा, ना अब किसी का भी नौकरी मैं खाने की कोशिश करूंगा। जो मेरे से गलती हो गई है मैं उसका पश्चाताप जरूर करूंगा। अब उसकी बात सुनकर के मुझे उम्मीद बढ़ी थी कि चलो मेरी नौकरी बच गई है। लेकिन जो डर था उस जगह का, जो मैंने देखा, पांडित जी ने देखा, वो इंचार्ज ने देखा और दो गार्डों ने देखा, मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। मैंने कभी जिंदगी में कभी भूत प्रेत को नज़दीक से नहीं देखा था, इतनी नज़दीक से। और मैं किसी को कहते हुए सुना था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन अपनी आंखों से मैंने आज सब कुछ देख लिया था। और उसके बाद तो इंचार्ज जैसे हमारा मित्र बन गया था और फिर हम 1 साल तक उसी जगह पर नौकरी किए और इसके बाद हमने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया था। तो दोस्तों ये थी आज की प्रकाश जी की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोड की हुई है। उन कहानियों में बहुत मज़ा आएगा आपको सुन करके, देख करके। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नई तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।